हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 7th चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि पी ब्लॉक के तत्वों की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमने कहा था कि ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के तत्व इसमें आएंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम कौन सा ग्रुप पढ़ रहे थे? 13, 14 हमने कहा था कि आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है, तो हम यहाँ पर ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को पढ़ रहे थे और आज के सेशन में हम ग्रुप 15 की ही बात करेंगे और उसके तत्वों में कुछ समानताएं देखेंगे, उनके कुछ गुण देखेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, या आप क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। ओके, पी ब्लॉक के तत्वों की बात हम यहाँ पर कर रहे थे, जहाँ पर हमने कहा था ग्रुप 15 आपका आएगा और ग्रुप 15 के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारे हमने देख लिए थे ग्रुप 13 से लेकर और ग्रुप 18 तक के। ठीक है, ये ग्रुप 18 को हमने क्या कहा था? ये अक्रिय गैसों का समूह है, या आपके क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस जिनको कहा जाता है। नोबल किस वजह से होते हैं? क्योंकि इनका अष्टक पूरा होता है। अष्टक पूरा है यानी कि कोई भी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, जो कि कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग में जाएगा। इसीलिए ये क्या है, पूरा निष्क्रिय गैसों का समूह है ये वाला। ओके, ग्रुप इसी को कहते हैं जो आपके ऊपर से नीचे समूह बने होते हैं, वर्ग जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, ग्रुप। और अगर इस तरीके से क्षैतिज आप देखते हैं तत्वों को, इनको क्या कहा जाता है, आपका आवर्त कहा जाता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आपकी आधुनिक आवर्त सारणी। ओके, तो ग्रुप 13 और 14 हमने पढ़ लिए। तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ग्रुप 15 पढ़ रहे हैं। ग्रुप 15 में आप देख रहे हैं कौन कौन से तत्व हैं। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है एंड मॉस्कोवियम है। मॉस्कोवियम को हमने कहा था कि ये जनरली मिलता नहीं है, मींस इसके सिंथेसिस इतनी आसान नहीं होती, या इसके नॉर्मल जो कॉमन केमिकल्स होते हैं वो पाए नहीं जाते हैं। इस वजह से हम बिस्मथ तक ही यहाँ पर स्टडी करेंगे अच्छे से। तो जनरल एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, तो हमने क्या देखा था? जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनका आ रहा था। जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? आपकी वैलेंस शेल का, यानी जो संयोजी कोश होगा। संयोजी कोश कौन सा है? सबसे बाह्य कोश जो होगा। तो संयोजी कोश में आप देख रहे थे, जब आपने सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा तो वहां पर NS2 और NP3, ये सबका क्या मिल रहा था? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजी कोश का। ओके, यानी जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन है, या हम क्या कहेंगे, आपके जो बाह्यतम कोश वाले हैं वो ये वाले होंगे। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार का विन्यास सभी में देखने को मिल रहा था। सबसे पहले आपका नाइट्रोजन आता है, तो उसमें आपने क्या देखा था? 2s2 2p3। देन फॉस्फोरस में 3s2 3p3, आर्सेनिक में 4s2 4p3, एंटीमनी में 5s2 5p3 एंड बिस्मथ में क्या था? 6s2 6p3। इस प्रकार का वैलेंस जो आपकी शेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जा रहा था। ओके, तो इतना हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आपके कौन से थे? जो आपके एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, उन्हीं को क्या कहा जाता है? आपका मेन ग्रुप एलिमेंट, यानी मुख्य समूह के, मुख्य वर्ग के तत्व कहा जाता है, या क्या कहा जाता है? प्रतिनिधित्व तत्व उनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मोस्टली एलिमेंट पाए जाते हैं उन सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, या आप क्या कहेंगे, अष्टक उनका पूरा नहीं होता है। इस वजह से वह अभिक्रियाशील रहते हैं। अभिक्रियाशील रहेंगे तो सभी से अभिक्रिया करने या जुड़ने जाएंगे। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, या प्रतिनिधित्व तत्व आप इनको कहते हैं। ग्रुप 15 के तत्वों की अगर उपलब्धता की बात करते हैं, तो उपलब्धता यानी कि कहाँ ये पाए जाते हैं, तो जैसे आप देखते हैं ग्रुप 15 में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है आपका,
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उसके बाद आपका आता है आर्सेनिक, देन एंटीमनी, और उसके बाद आता है बिस्मथ। ओके, मॉस्कोवियम को हमने यहाँ पर स्टडी नहीं किया है क्योंकि हमने बता दिया है कि जो आपका मॉस्कोवियम है वो क्या होता है, उसकी अल्प अर्धायु होती है और अल्प मात्रा में उसकी उपलब्धता है, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है, इसके कारण इसका रसायन भी ज्ञात नहीं होता, इसलिए हम इसका स्टडी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो मॉस्कोवियम को छोड़कर हम सभी बाकी अपने तत्वों के परमाणुओं के बारे में बात करेंगे, उनके गुण धर्मों को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, आपका एंटीमनी और बिस्मथ, ये आपके क्या है, 5 यहाँ पर तत्व हैं। कौन से? ग्रुप 15 के तत्व है, पी ब्लॉक हम पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान रखिए, ग्रुप 15 के तत्व है। ओके, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जो आपका नाइट्रोजन है वो क्या होती है, नाइट्रोजन आपकी क्या होती है, अधातु होती है, यानी कि नॉन मेटल होती है। गैस के रूप में आपको नाइट्रोजन देखने को मिलती है, NM में लिख रही हूं, यानी कि आपका नॉन मेटल। ओके, फॉस्फोरस क्या होता है आपका, फॉस्फोरस भी आपका एक अधातु होती है, नॉन मेटल। ओके, आर्सेनिक आपका क्या होता है, ये आपका उपधातु होता है, यानी कि मेटलॉइड। ओके, और वहीं पर जो एंटीमनी भी है वो भी आपकी उपधातु यानी कि मेटलॉइड होती है। क्लियर है? लास्ट में आपका बिस्मथ पाया जाता है, जो कि एक क्या है, बहुत धातु तो होती है लेकिन इसको पुअर मेटल भी कहा जाता है। ठीक है, ये धातु है पर PMS को लिख रही हूं, यानी कि पुअर मेटल। ओके, तो इस प्रकार से इनकी उपलब्धता है, किन किन रूपों में ये पाए जाते हैं। आपके ऊपर के जो पहले 2 तत्व हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, वो अधातु के रूप में आपको मिलेंगे। उसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी आपको उपधातु के रूप में मिलते हैं, मेटलॉइड्स के रूप में मिलते हैं। वही बिस्मथ आपको धातु या पुअर मेटल के रूप में आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। ओके, चलिए अब इनके गुणों की बात करते हैं, कुछ गुण क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आपकी एटॉमिक रेडियाई होती है, या फिर जिसको आप क्या कहते हैं कि जो परमाणु का आकार होगा उसी के हिसाब से परमाणु की त्रिज्या। समझते हैं? जब हमने उसको स्फेरिकल बोला है एटम को, तो एटम स्फेयर हो गया, इसके बीच में इसका न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल है उसके बीच की जो क्या होगी, डिस्टेंस होगी, वही उसका क्या है, रेडियाई है या त्रिज्या है। ओके, क्लियर है? तो जब हम इसकी आपकी परमाणु की त्रिज्या देखते हैं, तो परमाणु की त्रिज्या होती है आपकी नाइट्रोजन के लिए 70, ओके, फॉस्फोरस के लिए 110, देन 121 आता है आपका आर्सेनिक के लिए, 141 होता है एंटीमनी के लिए, एंड 148 होता है बिस्मथ के लिए। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आपकी परमाणु का क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु का क्रमांक किस प्रकार बढ़ रहा है कि आप देख रहे हैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 7 होता है। ओके, देन उसके बाद फॉस्फोरस का कितना होता है, 15 होता है बच्चों। ठीक है, आर्सेनिक का आपका कितना होता है, 33 होता है, एंड जो एंटीमनी है उसका कितना होता है, 51 होता है। परमाणु क्रमांक की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर। वहीं बिस्मथ का होता है 83। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ परमाणु का क्रमांक, यानी कि आपका जो एटॉमिक नंबर। तो जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमाणु का क्रमांक बढ़ रहा है, 7, 15, 33, 51, 51 एंड 83 यानी 83। ठीक है, तो इस प्रकार से परमाणु का क्रमांक बढ़ रहा है।
जैसे जैसे परमाणु का क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है, परमाणु का आकार भी बढ़ता है। परमाणु का आकार कैसे बढ़ेगा, जब हम अधातु नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको क्या मिलती है, वहां पर आपको 2 ही शेल मिलती हैं इस प्रकार, ठीक है। जब आप फास्फोरस पे जाते हैं तो उस पर आपको 1 2 3 शेल मिलती है, ओके। जब आप आर्सेनिक पर आते हैं तो वहां पर आपको इस प्रकार से 4 शेल मिलती है। जब आप एंटीमनी पे जाते हैं तो वहां पर आपको 5 शेल मिलती हैं, ठीक है। और जब आप बिस्मथ की बात करते हैं तो वहां पर आपको 6 शेल दिखाई देती है। इस प्रकार तो आप क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे परमाणु का साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब परमाणु का आपका साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे परमाणु का साइज बढ़ेगा तो परमाणु की त्रिज्या अपने आप बढ़ेगी। त्रिज्या क्या है, इस न्यूक्लियस से इस सबसे बाहर का जो उसकी शेल है उसके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। ये बढ़ रही है धीरे धीरे। और जैसा कि आपको यहाँ पर बताया भी गया है, उसका मान दिया गया है ना आपको, ये 70 है, ये 110 है फॉस्फोरस के लिए, आर्सेनिक के लिए 121 है, आपका एंटीमनी के लिए 141 है, वहीं बिस्मथ के लिए 148 है। तो क्या समझ में आता है बच्चों, चूंकि वर्ग में ऊपर से नीचे हम जाते हैं तो धीरे धीरे परमाणु का क्रमांक बढ़ रहा है। जैसे जैसे परमाणु का क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु का आकार उसी हिसाब से बढ़ता है। तो हम क्या कहते हैं कि परमाणु की त्रिज्या में भी हमें क्या दिखती है, बढ़ोतरी होते हुए दिखती है, या परमाणु का क्रमांक भी धीरे धीरे बढ़ता है। ओके, क्लियर है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो परमाणु त्रिज्या से क्या समझ में आता है हमें कि वर्ग में, यहां पर आप लिख देंगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे यानी नाइट्रोजन से बिस्मथ तक, नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। जिस कारण परमाणु का आकार व त्रिज्या, आकार यानी त्रिज्या आप बोल सकते हैं, भी बढ़ती है। ओके, क्लियर है बच्चों। चलिए जल्दी से नोट करिए इस पॉइंट को। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया परमाणु त्रिज्या, पहला उसका गुण हमने देख लिया किस प्रकार से बदल रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे घनत्व की, डेंसिटी क्या होती है। तो घनत्व को समझने से पहले हम परमाणु का द्रव्यमान देख लेते हैं। परमाणु का द्रव्यमान यानी परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो इसका परमाणु द्रव्यमान 14 हम लेते हैं, ठीक है। 14 होता है, 14.01, तो 14 ही लेते हैं, ठीक है। फास्फोरस का कितना होता है, 30.97 या 31 भी आप इसको कहते हैं, ओके। वहीं पर
आर्सेनिक की बात करें तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 74.92 ओके। देन आपका एंटीमनी का होता है 121.75 ओके। और आपके बिस्मथ का होता है 208.98 ओके। तो आप क्या देखते हैं, ये भी आपने पहले पढ़ा है जब आप आवर्त सारणी को पढ़ते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी को, तो वहां पर आप क्या देखते थे कि वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का द्रव्यमान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ये तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है कि जब हम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की तरफ चलते हैं तो हमें क्या दिखता है कि नाइट्रोजन के आगे चलने पर धीरे धीरे परमाणु का क्रमांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ओके। तो परमाणु का क्रमांक बढ़ रहा है, साथ साथ में क्या बढ़ रहा है, आपका परमाणु का द्रव्यमान यानी वजन जो है उस परमाणु का वो भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु का द्रव्यमान क्या कहता है, परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या वहां पर बढ़ रही है आपके जो परमाणु का नाभिक है उसके अंदर ओके। इतना होता है। तो परमाणु का द्रव्यमान बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे किसकी, घनत्व की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो घनत्व आपका क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन, यही होता है घनत्व। तो जैसे जैसे चूंकि द्रव्यमान बढ़ रहा है, और द्रव्यमान और घनत्व में क्या संबंध है कि द्रव्यमान बढ़ेगा किसी का तो वैसे वैसे उसका घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व यानी डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर घनत्व की बात करेंगे। अब चूंकि ऊपर से नीचे चलने पर द्रव्यमान बढ़ रहा है, जब इस द्रव्यमान में बढ़ोतरी होगी तो घनत्व भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। या आप क्या कहते हैं कि क्योंकि द्रव्यमान भी आपका ऊपर अंश में आ रहा है ना, तो जैसे जैसे अंश की मात्रा, अंश की वैल्यू बढ़ती, अंश का मान बढ़ता है किसी भी भिन्न में, तो वैसे वैसे आपकी पूरी भिन्न का मान बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे भिन्न का मान का मतलब क्या है, घनत्व, घनत्व की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो धीरे धीरे आपका द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ घनत्व भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इस प्रकार बढ़ रहा है वो हम देखते हैं। तो घनत्व क्या होता है आपका 0.879 नाइट्रोजन का होता है, उसके बाद 1.823 ये आपका किसका होता है, फास्फोरस का होता है। आर्सेनिक का होता है आपका 5.778। देन एंटीमनी का होता है 6.6997 ओके। और वहीं पर आपके बिस्मथ का होता है 9.808 ओके। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बच्चों कि चूंकि परमाणु का द्रव्यमान बढ़ रहा है, द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ेगा, उसका घनत्व भी बढ़ता जाएगा। तो यानी जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, फिर से वही बात दोहराई जाएगी कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाते हैं तो चूंकि परमाणु का द्रव्यमान बढ़ता है, तो परमाणु का द्रव्यमान बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ परमाणु का घनत्व भी बढ़ेगा ओके। क्लियर है। चलिए यहाँ पर नोट करेंगे साथ में, नाइट्रोजन से बिस्मथ यानी वर्ग में ऊपर से नीचे, ठीक है, जाने पर परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है ओके। और परमाणु का द्रव्यमान बढ़ता है तो साथ ही आपका घनत्व भी क्या होता है, बढ़ता है। नोट करिए।
तो घनत्व समझ में आ गया, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा है नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाने पर, तो उसकी वजह से आपका परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के कारण परमाणु का घनत्व भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ओके, इसीलिए आपको दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन का 0.879 है, तो जब फास्फोरस पे आते हैं तो उसका 1.823 हो जाता है घनत्व, और फिर आर्सेनिक का 5.778 होता है, और एंटीमनी का 6.697 और बिस्मथ का होता है 9.808। तो यानी कि घनत्व बढ़ रहा है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। तो घनत्व आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि आपका जो परमाणु है, जो आपकी धातु अधातु हैं, उनके गलनांक की बात करेंगे। ठीक है, गलनांक जिसे कि क्या कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, यानी गलन का अंक, जब सॉलिड से लिक्विड में आपकी कोई चीज कन्वर्ट होगी तो उसका आपको वो टेम्परेचर नोट करना होता है जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया था, जो आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये पांचों जो आपके तत्व हैं, इनमें ऊपर के पहले जो दो तत्व हैं वो क्या हैं, अधातुएं हैं। उनके बाद आपकी दो उपधातुएं आती हैं, और लास्ट का जो आपका तत्व है वो क्या है, धातु है। ठीक है, तो आपको पता होता है, जब आप 10th क्लास में मेटल, नॉन मेटल, धातु धातु पढ़ रहे थे, तो आपने बेसिक प्रॉपर्टीज जो उनके पढ़ी थी, उसमें क्या था कि जो आपका धातुएं होती हैं उनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जबकि जो आपका क्या होती हैं, अधातुएं होती हैं, उनका गलनांक क्वथनांक बहुत कम होता है, और जो उन दोनों के बीच में उपधातुएं आ रही हैं तो उनका गलनांक क्वथनांक दोनों में क्या होता है, बीच में आता है, यानी कि अधातुओं से तो अधिक होता है, लेकिन जो आपकी धातुएं हैं उनसे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो यहीं से आप समझ लीजिए पहली चीज कि नाइट्रोजन का जो क्या होगा, आपका गलनांक होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो क्या होगा, कम होगा, उसकी तुलना में फास्फोरस का ज्यादा होगा। देन आपका क्या होता है, जो आपके आर्सेनिक, एंटीमनी होंगे उनका और ज्यादा होगा, और बिस्मथ का क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा आपको मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट आर्सेनिक तक इंक्रीज करता है, ये भी आपको समझना है। फिर एंटीमनी और बिस्मथ की तरफ को जब आगे बढ़ते हैं तो वहां पर मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू कर देता है। क्या कहा मैंने कि आर्सेनिक तक तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा, यानी गलनांक। ठीक है, लेकिन आर्सेनिक से आगे जब आप एंटीमनी पर जाएंगे तो आपके गलनांक में क्या देखने को मिलेगी, कमी आएगी, यानी कि उसका एंटीमनी का जो गलनांक होगा वो आर्सेनिक की तुलना में क्या होगा, कम होगा। और फिर जो एंटीमनी से आगे हम जब बिस्मथ पे जाएंगे तो बिस्मथ का और कम क्या हो जाएगा, गलनांक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप कहेंगे, तो अभी तो आपने कहा कि हम जब अधातुओं से धातुओं की तरफ चलेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ता जाएगा। फिर अब आप कह रहे हैं कि आर्सेनिक से एंटीमनी पर जाने पर कम हो जाएगा और एंटीमनी से बिस्मथ पर जाने पर और कम हो जाएगा। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है परमाणु का क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु का क्रमांक बढ़ने पर हमने क्या देखा था, जो लास्ट के आपके तत्व हैं एंटीमनी और बिस्मथ, उनमें डी और एफ ब्लॉक भी क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, डी और एफ ब्लॉक किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि परमाणु का क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु का क्रमांक बढ़ रहा है तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वृद्धि देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहां पर चूंकि आपकी एंटीमनी के लिए क्या आ रहा था, 5s2 और 5p3 ये आ रहा था, और इसके लिए आ रहा था 6s2 6p3, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा था। तो इस 6s से पहले क्या आएगी, 4f और 5d भी आ जाएगी, ये आपको पता है, यही होता है 4f 5d। वहीं अगर हम एंटीमनी की बात करें तो वहां पर भी आपका डी ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो जाता है, आपका 4d वहां पर आ जाता है 5s2 5p3 से पहले। ठीक है, 4 की शेल तो आ ही जाएगी। अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग अलग तरीके से होगा कि पहले 5s 5p भरी जाएगी, उसके बाद 4d भरी जाएगी, लेकिन
4D इंट्रोड्यूस वहां पर हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होता है, आपका गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, तो आर्सेनिक से एंटीमनी के बीच में डी ब्लॉक आ गया है। वहीं पर आपका दूसरा क्या होता है, एंटीमनी से बिस्मथ में जाने पर एफ ब्लॉक का क्या हो जाता है, आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है, या वो वहां पर आ जाती है और वहां पर निविड संकुलित संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम होता जाता है। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, पैकिंग हो रही है, टाइटली बॉन्डेड हमें क्या मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। गलनांक का मतलब क्या है कि आपका, चूंकि गलनांक किसका देखा जाता है, सॉलिड का। सॉलिड क्या होती है, टाइटली पैक्ड होती हैं, फिर उनका धीरे धीरे बॉन्ड टूटता है। जब बॉन्ड टूटता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फ्री हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए, अणु आपके फ्री हो गए। जब वो फ्री हो गए तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या देखा जाता है कि नाइट्रोजन का तो आपका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 63 है। कितना कहा मैंने, 63 है मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन का। फॉस्फोरस का है 317, तो बढ़ रहा है। ठीक है, देन उसके बाद आर्सेनिक का है 1089। तो ये यहां तक तो इंक्रीज किया, ठीक है, बढ़ा एकदम। लेकिन आर्सेनिक के बाद हमने क्या कहा, जब वो एंटीमनी पे जाता है तो ये 904 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो, अब आप किस पर आ गए, एंटीमनी पर आ गए, तो एंटीमनी में आपका डी ब्लॉक पाया जाता है। ठीक है, और एंटीमनी से बिस्मथ पर आने पर क्या देखा जाता है, जो आपका 904 मेल्टिंग पॉइंट था एंटीमनी का, बिस्मथ का 544 हो जाता है। अब यहां पर क्या हो जाता है, एफ ब्लॉक भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर आपका निविड संकुलित संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनकी वजह से आर्सेनिक से आपका एंटीमनी और एंटीमनी से बिस्मथ पर चढ़ने पर क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता जाता है। ओके, चलिए नोट करिए। निविड संकुलित संरचनाओं तो क्या कहा हमने कि निविड संकुलित संरचनाएं आपकी कम होती जाती हैं, और जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। और कम कहाँ हो रहा है, आर्सेनिक से एंटीमनी पर जाने पर और एंटीमनी से बिस्मथ पर जाने पर। ओके, क्लियर है, चलिए नोट करिए जल्दी से। तो बच्चों, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने पी ब्लॉक में जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को हम पढ़ रहे हैं, उनकी कुछ गुणों की बात की, जहां पर हमने उनका परमाणु का आकार देखा, परमाणु त्रिज्या की बात की, साथ ही हमने परमाणु के द्रव्यमान से उसके घनत्व की बात की और गलनांक की बात की। ठीक है, आने वाले सेशन में हम कुछ और प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक आपको रिवाइज करना है अच्छे से, और कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा आपका, तो आने वाले सेशन में आप पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।